राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। शपथ ग्रहण के एक दिन के बाद ही मोदी सरकार में मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। अब विभागों के बंटवारे में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को गृह मंत्रालय, नितिन गडकरी को परिवहन मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। वहीं हरियाणा से मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय का अहम जिम्मा दिया गया है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह को पर्यटन, कला, संस्कृति राज्य मंत्री बनाया गया है। यानी कि मोदी 3.0 में जिस चीज का इंतजार था वो अब समाप्त हो चुका है और अब मंत्रालयों और विभागों का जो आवंटन है वो कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इस मंत्रालय को लेकर के सबकी जो निगाहें हैं वो लगी हुई थी कि आखिर जो विभागों का आवंटन है वो किस प्रकार का रहेगा, और अब वो तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। कुछ नाम आप देख रहे हैं कि जो कि एज इट इज हैं, यानी कि उनके विभागों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जिसमें अगर आप शुरुआत से देखें तो राजनाथ सिंह जो कि पहले भी डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको वही मंत्रालय दिया गया है। अमित शाह जो कि गृह मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे, गृह मंत्रालय भी उनको एज इट इज दिया गया है। साथ ही साथ नितिन गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज को देख रहे थे, उनको भी उसी मंत्रालय को दोबारा से दिया गया है। जेपी नड्डा जिनको इस बार शामिल किया गया है, इनको एक अहम जिम्मेदारी मिली है इस बार स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान जिनको शामिल किया गया, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, अब वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए ये शपथ की तस्वीरें हैं और आज इन सभी को विभागों का बंटवारा हो गया है। अमित शाह गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्री बनाया गया है, शिवराज सिंह को कृषि मंत्री, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी फिर से दी गई है। फिर एस जयशंकर विदेश मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना मंत्री दोबारा से बनाया गया है। गजेंद्र शेखावत को संस्कृति पर्यटन मंत्री इनको दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के विभाग में बदलाव हुआ है, इस बार उनको दूरसंचार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके पहले वो एविएशन मिनिस्टर थे। और चिराग पासवान जो कि इस बार शामिल हुए हैं, खेल और युवा विभाग उनको दिया गया है, जो कि पहले अनुराग ठाकुर के पास हुआ करता था। तो ये मोदी सरकार में मंत्रालयों का जो बंटवारा है वो कुछ इस प्रकार से हुआ है। कुछ के विभागों में परिवर्तन है, लेकिन ज्यादातर विभाग आप देख रहे हैं कि जो पुराने मंत्री हैं उनको उसी तरीके से दिए गए हैं। एक बार ग्राफिक के जरिए भी आइए आपको बता देते हैं कि विभागों का जो आवंटन है वो मंत्रियों को किस प्रकार से किया गया है। तो अब राजनाथ सिंह है जिनको रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह इसके पहले भी मोदी 2.0 में भी वो रक्षा मंत्री के तौर पर ही काम कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह भी अब गृह मंत्रालय एक बार फिर से संभालने वाले हैं। इसके पहले भी मोदी 2.0 में वो गृह मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। जेपी नड्डा जो कि इस बार ही शामिल हुए हैं, इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। नितिन गडकरी नो डाउट ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि उनको दोबारा से परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलेगी। धर्मेंद्र प्रधान को भी शिक्षा मंत्रालय दोबारा से कंटिन्यू किया गया है। इसके पहले भी मोदी 2.0 में वो शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे, हालांकि इसके पहले वो पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रहे हैं। अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर काम करेंगे, अश्विनी वैष्णव। और एस जयशंकर विदेश मंत्री के तौर पर आप देख रहे हैं कि उनको एक बार दोबारा से विदेश मंत्री बनाया गया है। विभाग उनका एज इट इज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। शिवराज सिंह चौहान बहुत अहम चेहरा, मध्य प्रदेश में लगातार 18 साल तक उन्होंने कमान संभाली और उसके बाद अब उनको कृषि मंत्री। मनोहर लाल जो कि इस बार चुनाव लड़ा, इनको भी अहम विभाग ऊर्जा मंत्रालय के तौर पर दिया गया। हरियाणा में मुख्यमंत्री के तौर पर भी मनोहर लाल ने काम किया। राव इंद्रजीत सिंह, इनको पर्यटन, कला और संस्कृति राज्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। तो ये मंत्रियों के आवंटन है, कुछ अहम विभाग जो कि दिए गए हैं, जिनके बारे में हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। हालांकि ये फहरिस्त बहुत लंबी है, क्योंकि 71 मिनिस्टर्स ने, आपने देखा कि कल शपथ ली थी और सबको विभागों का आवंटन हो गया है। 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जिनके विभागों का आवंटन हुआ है। अब हरियाणा में भी आप देख लीजिए, ये 3 चेहरे हैं जिनको अलग अलग मंत्रालय की जो जिम्मेदारियां हैं वो मिली हैं। अब योजना मंत्रालय में राव इंद्रजीत सिंह ऊर्जा मंत्री, मनोहर लाल कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कृष्णपाल गुर्जर सहकारिता राज्य मंत्री के तौर पर काम करेंगे। तो इन तीनों को ही अब उनके विभागों का, उनके मंत्रालयों का जो आवंटन है वो कर दिया गया है। लेकिन हरियाणा के लिए बहुत अहम था और मनोहर लाल को जिस तरीके से ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, ये भी अपने आप में बेहद अहम आप कह सकते हैं कि एक मंत्रालय है जिसकी जिम्मेदारी अब मनोहर लाल के कंधों पर होगी और कल वो अपना जो कार्यभार है वो ग्रहण कर लेंगे। यानी कि ऑफिशियली आप देखेंगे कि अपने कार्यभार को वो संभालेंगे, कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बहुत महत्वपूर्ण था आज का दिन
और सभी की निगाहें इसी के ऊपर टिकी हुई थी कि आखिर ये जो मंत्रालयों के आवंटन है उसमें हरियाणा का जो कोटा है, क्योंकि 3 मंत्री इस बार आप देख रहे हैं कि शामिल हुए हैं। 5 चूंकि सांसद जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उसके बावजूद भी 3 लोगों को शामिल करना और उसमें भी विभागों के आवंटन पर सबकी निगाहें थी। आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो विभाग मिले हैं, अब यहां से आगे हरियाणा को इसका कितना लाभ मिलेगा, और चूंकि अब विधानसभा चुनावों में भी हरियाणा जाने वाला है, तो ऐसे में चुनावों के लिहाज से भी ये कितना महत्वपूर्ण है आज विभागों का आवंटन। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका स्वागत है। केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका स्वागत है। और अनिल आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनिल आर्य जी, आपका भी स्वागत है। विजय जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कल से जब से ओथ सेरेमनी हुई है उसके बाद 3 चेहरे जिनका जिक्र लगातार हम लोगों ने किया, सबकी निगाहें इस बात पर थी कि मंत्रालय क्या मिलेंगे, क्योंकि हरियाणा के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो 3 लोगों को प्रतिनिधित्व देना और दूसरा यह है कि विभागों का आवंटन, जिससे हरियाणा का भी जो प्रतिनिधित्व है वो और बेहतर तरीके से और हरियाणा में उसका जो लाभ है वो मिले। आज जो विभागों का आवंटन हुआ इसको आप कैसे देखते हैं नेहरा जी? नेहरा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विजय नेहरा जी, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो आप अनम्यूट करें एक बार, शायद आप म्यूट हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बिल्कुल जी। नेहरा जी, अब बोले, कैसे देखते हैं आज ये जो विभागों का आवंटन हुआ है? मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई है, राव इंद्रजीत सिंह को भी जो विभाग है वो भी आवंटित हो चुका है, और कृष्णपाल गुर्जर जी को भी। कैसे देखते हैं आज इन विभागों के आवंटन को आप? आयुष जी, आपको आवाज ठीक से आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलें। आयुष जी, मुझे आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है। जी, मैं उसको सही करवाता हूं, आप इतनी बात रखें नेहरा जी। चलिए, नेहरा जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं कोशिश करता हूं दोबारा से कनेक्ट करने की। मैं मलकानिया जी से तब तक शुरुआत करता हूं, पॉलिटिकल रिएक्शन पे मैं बाद में जाऊंगा। किसी मलकानिया जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही? जी जी, मलकानिया साहब, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा कि ओथ हुई, शपथ हुई, उसके बाद जब 3 चेहरे जिनका जिक्र हम लोग लगातार करते रहे कि भाई मनोहर लाल जी को शामिल किया गया बतौर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया राव इंद्रजीत जी को, राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को बनाया गया, और उसके बाद आज उनको विभागों का आवंटन हुआ है, जिसमें ऊर्जा विभाग जैसा एक बड़ा मंत्रालय मनोहर लाल जी को दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, हरियाणा में अभी लोकसभा चुनावों के बाद 3 महीने के अंदर अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए चुनावों को मद्देनजर रखते हुए 5 एमपी में से 3। सुनिए, हेलो जी जी, आप बोलें। 3 जो है वो सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मेरे को लैपटॉप से ऐड करिए। मलकानिया साहब, आप बोलें। जी जी, आप लैपटॉप से करिए, लैपटॉप से, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मंत्रालय जो दिया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इसके साथ साथ में राव इंद्रजीत जी को पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय दिया गया है। तो ये जो है जो विभाग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका आने वाले चुनावों में क्या प्रभाव पड़ेगा ये इनकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। 3 महीने में क्या करते हैं। रोशन जी, मेरी डायरेक्ट आवाज उठाइए, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी मोबाइल से, लैपटॉप से फोन तो लैपटॉप से उठाए है ना? तो है वो कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीती है, जबकि पिछली बार उनके पास 0 थी। उनका वोट बैंक भी बढ़ा है, तो उनको टक्कर देने के लिए ये जरूरी था कि हरियाणा में भाजपा को थोड़ा उत्साहित किया जाता, उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा उत्साह होता, क्योंकि चुनावों में देखा गया है कि कार्यकर्ता जो था अति उत्साह में था, और वो अंडर करंट भी था कुछ इसमें पार्टी के खिलाफ, और पार्टी समझती थी कि मोदी के नाम पर ही हमने चुनाव जीतना है। और जिसका घाटा ये हुआ कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें उसमें से जीत गई है। तो अब जैसे मंत्रिमंडल बना तो बहुत सारे 4 में से 4 एमपी के पीछे 1 मंत्री का फार्मूला रखा गया। जैसे हिमाचल में 4 मंत्री आए, वहां से कुछ नहीं आया। राज्यसभा का जेपी नड्डा को मंत्री बनाया गया, उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। वे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रहे,
प्रदेश में धूमल सरकार में भी वो स्वास्थ्य मंत्री थे। तो इस प्रकार शिवराज जी चौहान है, उनको जो है वो महत्वपूर्ण कृषि मंत्रालय दिया और पंचायत मंत्रालय दिया। उन्होंने ओथ लेने के बाद अब जब मंत्रालय संभाल लिया तो अपने अधिकारियों को कार्यालय में बुलाकर उनसे मीटिंग करने लग पड़े। तो मनोहर लाल जी लगता है कि कल तक अपना मंत्रालय संभाल लेंगे। और नहीं, लेकिन मलकानिया जी मुझे तो ये लग रहा है कि सारे एक्शन मोड में ना, चूंकि 100 दिन का एजेंडा तो पहले ही प्रधानमंत्री ने चाय की जो चर्चा करी थी उसमें तय कर दिया था, तो इसलिए ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आपको करना क्या है, विजन आपका क्या है, तो 100 दिन के उस एजेंडे के साथ। लेकिन मनोहर लाल को ऊर्जा के साथ साथ मैं भी देख रहा हूं कि एक और जो बड़ी मिनिस्ट्री है वो दी गई है, वो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि शहरी विकास विभाग जो है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लग रहा है कि ये कनेक्ट करेगा हरियाणा के साथ और इसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि अब सीधे विधानसभा चुनावों में जाना है पार्टियों को? बिल्कुल इनका फर्क पड़ेगा और शहरी विकास जो है वो शहरी क्षेत्र में मकानों का निर्माण होगा, उनको लोगों को हाउसिंग का जो लाभ है वो मिलेगा। और इसके साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों की जो राशि है वो जारी कर दी है। इस तरह कई जो कदम है वो उठाने के मूड में है और 100 दिनों को जो एजेंडा है उसके साथ साथ हरियाणा और कुछ और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखकर मोदी कैबिनेट जो है वो एक्शन में है और वो चाहते हैं कि जो क्षति हुई है लोकसभा चुनावों में, काफी क्षति भाजपा को पहुंची है। 400 का एजेंडा लेकर आप चले थे और 300 तक। और आप देखेंगे मलकानिया जी कि ये जो आज मंत्रालयों का, विभागों का जो आवंटन हो गया, उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट है वो हरियाणा में कैसा होता है। नेहरा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 नेहरा जी, आवंटन का इंतजार हो रहा था कि भाई मंत्रालय क्या मिलेगा। मनोहर लाल जी को तो भारी भरकम मंत्रालय दे दिया गया, ऊर्जा मंत्रालय भी दे दिया गया, शहरी विकास विभाग भी मिल गया उनको, हाउसिंग का भी उनको मंत्रालय दिया गया। कैसे इसको देखते हैं? और 2 और जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनको भी उनके विभागों का आवंटन हुआ है। नेहरा साहब देखिए आयुष जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की लगातार तीसरी बार देश के अंदर सरकार बनी है और इस सरकार में हरियाणा प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सम्मान दिया है। 3 मंत्री हरियाणा प्रदेश से बने हैं। जिस तरह से आपने जानकारी दी, 3 मंत्रियों में पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय श्री मनोहर लाल जी, वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। और जिस तरह से उनको ऊर्जा के साथ में आवास और शहरी मामलों का एक बड़ा मंत्रालय मिला है, मुझे लगता है हरियाणा के अंदर बहुत अधिक काम इस मंत्रालय के माध्यम से माननीय मनोहर लाल जी कर पाएंगे और पूरे देश भर के अंदर बहुत तेजी से वो काम करेंगे। बहुत उत्साह है उनमें काम को लेकर के। इसके साथ साथ श्री राव इंद्रजीत जी को जिस तरह से सांख्यिकी के साथ में कार्यक्रम क्रियान्वयन और योजना सहित संस्कृति विभाग जो उनको मिला है, मुझे लगता है बहुत अच्छा एक बड़ा विभाग उनको मिला है। बहुत काम करने का मौका राव इंद्रजीत जी के पास में रहेगा। इसके साथ साथ हमारे फरीदाबाद से जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, उनको भी जिस तरह से सहकारिता मंत्रालय मिला है, मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, राव इंद्रजीत जी को, कृष्णपाल जी को, तीनों को मंत्री बना करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। इसके साथ साथ जो पहली बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, आयुष जी आप सबको ध्यान है कि 100 दिन का जो रोड मैप है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही मांग लिया और तीसरे टर्म में जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने हैं तो पहली कलम से पहली बैठक में जो उन्होंने साइन किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो किस्त हमारे किसान भाइयों को 6,000 रुपए सालाना जो मिलती है, उसको साइन करके किसानों को उस किस्त को देने का काम किया है। तो मैं मानता हूं कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए ये सरकार समाज के हर वर्ग के लिए, और चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर विषय पे ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार काम करेगी। और जिस तरह से जो बड़े पार्टी के जो नेता हैं उनको लगभग वही मंत्रालय जो पहले उनके पास में थे, चाहे राजनाथ जी जिस तरह से रक्षा मंत्री थे उनके पास वही विभाग रहेगा, चाहे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो थे उनके पास में वही विभाग रहेगा। इसके अलावा जो जो डिपार्टमेंट जिसके पास थे, जिस तरह से अभी शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री बने, उनको कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, तो लगभग सभी मंत्रालय उनके वो रखे गए हैं। जिस तरह से विदेश मामलों के जो मंत्री हैं और हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला जी, वो भी जिम्मेदारी संभालेंगी। अश्विनी जी को रेल मंत्रालय फिर से दिया गया है। तो जो बड़े मंत्रालय हैं वो हमारे जो बड़े पार्टी के नेता हैं उनको फिर से दिया गया, क्योंकि दूसरी बार जब हमारी सरकार थी बहुत अच्छा उन्होंने काम करके दिखाया था आयुष जी। और आज भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने, क्योंकि ये गरीबों की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
आज भी 7,755 गरीब लोगों को, बीपीएल श्रेणी के लोगों को 100-100 गज के जो प्लॉट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, बहुत बड़ा काम है। अभी लगभग जो बचे हुए प्लॉट है वो भी हम देने का काम करेंगे। सरकार कितनी आई आयुष जी, कितनी सरकारों ने दावा किया, लेकिन गरीब लोगों को सिर्फ घोषणा होती थी, उनको कब्जा कभी मेरा किसी साहब ने अब नहीं यही दिया। तो देखना है हमारी कि सरकार ने ये कब्जा किया, इम्पैक्ट कितना रजिस्ट्री करेगा, पेपर देने क्योंकि का काम आज किया तो मंत्रालयों का भी आवंटन हो गया और अब आप ये भी बता रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है। अब देखते ही हैं कि जनता को कितना इसका जो लाभ है वो मिल रहा है। गर्ग साहब, इंतजार हो रहा था, एक तो ये कल जब ओथ हुई तो भाई 3 चेहरे थे हरियाणा के, फिर ये हुआ कि भाई विभाग क्या मिलेंगे, आज विभागों का भी आवंटन हो गया। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आप इसको कैसे देखते हैं? आयुष जी, जो केंद्र में नया मंत्रिमंडल बना है, उन सभी मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। और खास तौर पर हरियाणा के जो 3 मंत्री बने हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, राव इंद्र जी, किशन पाल गुर्जर जी, उनको भी बधाई देता हूं। और आयुष जी, थोड़ी आवाज ठीक कराना, थोड़ी आवाज डबल हो रही, बैक मार रही है। जी जी, गर्ग साहब मैं सही कर, अपनी बात रखें आप। बात ये है, जहां तक बात आती है हरियाणा की चुनाव, आपने एक बात कही, क्या असर पड़ेगा। और मेरे साथी जो नेहरा जी ने कहा, हमने गरीबों के लिए 100-100 गज के प्लाट देने का काम किया, और आपने कहा भी इसका कितना लाभ मिलेगा ये देख रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूं, 2005 से लेके 2014 तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम हमने 3,82,000 गरीब परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लाट दिए थे, और अनेकों योजना गरीबों के हित में लागू रखी हमने, जिसके अंदर 10 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों के घर के अंदर पाइप की लाइन, टूटी टंकी लगा के दी, और राशन डिपो के माध्यम से 20 रुपए किलो दाल देने का काम किया, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल देने का काम किया। मैं यही बताना चाहता हूं, ये इस सरकार ने सारी योजनाओं को ठप करने का काम किया। ये 100-100 गज की प्लाट, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय की योजनाएं थी। ये अपनी हार को देखते हुए देख लिया, चुगड़ा साफ है, ग्राउंड स्तर पे कुछ नहीं है। तो ये इन्होंने 100-100 गज की जो हमारी योजना थी, जो हमारे प्लाट पेंडिंग पड़े थे, वो रजिस्ट्रियां देने का काम कर रहे थे। इसी सरकार ने उन रजिस्ट्रियों को रोका था, जो हमने प्लाट दे दिए, सिर्फ रजिस्ट्रियां देनी थी, वो नहीं दी। दूसरी बात, आप देखिए, इनका मंत्री बनवारी लाल लगातार 2 दिन से बयान दे रहा है, प्रॉपर्टी आईडी जो है ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन करेंगे, खत्म करेंगे, और इसकी सर्वे चल रही है। और एक इनका सरकारी अधिकारी क्या कहता है, प्रॉपर्टी आईडी खत्म करने की बजाय हम उसमें संशोधन करेंगे और उसके अंदर समस्या का समाधान करेंगे। यही पता नहीं सरकार खुद कंफ्यूज है, मंत्री बड़ा है या सरकारी अधिकारी बड़े हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, आज 2 साल से ज्यादा हो गए, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जनता धक्के खा रही है। आज तक उनकी प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं, और जो एक मंत्री का चेता को टेंडर दे तो राज्य के मुद्दे हैं, लेकिन मैं ये इससे कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आज हम लोग जो मंत्रालयों का आवंटन हुआ है, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। गर्ग साहब, मुझे ये बताइए, क्योंकि ऊर्जा शहरी विकास विभाग जैसा मंत्रालय अगर मनोहर लाल जी को मिल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या इसका लाभ आपको लग रहा है जनता को मिल रहा है, हरियाणा की जनता को मिलेगा? क्योंकि मनोहर लाल जी ने 9.5 साल प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री भी काम किया। आयुष जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मनोहर लाल जी 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 9.5 साल में तो फली फोड़ी नहीं। 9.5 साल में एक काम जरूर किया, दौड़ा कर किसानों को पीटने का, सरकारी कर्मचारियों को, महिलाओं को, युवाओं को, सरपंचों को पीटने का काम किया। एक कहावत है, बोला माँ मैं थानेदार बन जाऊं तो बोला क्या करेगा बेटा, माँ पूछी बेटा क्या करेगा, थानेदार बनते ही घर के ने कुटूंगा। ये तो वो सरकार है, जनता के हित में कुछ नहीं करना, ना तो इनसे उम्मीद कर सकते। और एक बात आपके चैनल पे दावे के साथ कहता हूं, जो ये खेला खेल रहे हैं, तो आगामी 3 महीने में विधानसभा चुनाव है, जो प्लाट देंगे, प्रॉपर्टी आईडी खत्म करेंगे, 3 मंत्री बना दिए, हरियाणा को लाभ मिलेगा।
जनता इनके दासे राम के दासे में आने वाली नहीं है। जनता मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 2005 से लेकर 2014 तक जो भी घोषणाएं की उनको हमने पूरा किया। अगली हमारी घोषणाएं जो हम करने जा रहे हैं नहीं, ठीक है। देखिए गर्ग साहब, ये दावा आप भी कर सकते हैं, ये दावा नेहरा साहब भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग विधानसभा चुनाव पे अगर चर्चा करेंगे तो विधानसभा वाइज भी आप लोग कितनी सीटों पर जीते और वो कितनी सीटों पर जीते, ये भी आंकड़े सबके सामने हैं, क्योंकि 5-5 पर आप दोनों लोग हैं लोकसभा के लिहाज से, तो इसलिए बड़ा दिलचस्प है विधानसभा का चुनाव। आप अपनी बात फर्क है आयु जी, हम 0 से 5 नहीं, ये बात सही आपकी, लेकिन विधानसभा के लिहाज से बिल्कुल सही बात, लेकिन विधानसभा में 46 और 44 का ही आंकड़ा दिख रहा ना, तो इसलिए मैं ना आंकड़ा नहीं, ये बताता हूं मैं। लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है, वो केंद्र के मेन मुद्दे होते हैं। जो हरियाणा का चुनाव होता है, हरियाणा के मुद्दे ठीक है गर्ग साहब, अब मैं ये तो कहूंगा कि हम लोग अब चुनाव में वक्त नहीं, चुनाव का इंतजार कर लेते हैं। बहुत सारी बातें आपने कही, मैं देखता हूं कि ये एग्जीक्यूट कितना कर पाते हैं और आप जो बात कर रहे हैं उससे जनता कितना कनेक्ट हो पाती है। मैं मलकानिया जी का एक बार फिर से रुख कर लेता हूं। अच्छा, अनिल आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है आवाज। अनिल आर्य जी, आप विभागों का आवंटन, इसके ऊपर सबकी निगाहें थी, क्योंकि कल जब ओथ हुई तो उसके बाद बहुत डिस्कशन हुआ कि भाई 3 चेहरे हरियाणा से जा रहे हैं। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे मनोहर लाल जी ने शपथ ली। आज जो विभाग दिए गए और खासतौर से मनोहर लाल जी को जो विभाग दिया गया है हरियाणा में, चूंकि अब सीधे विधानसभा के चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि पार्टियां जा रही हैं, अब समय बहुत अधिक नहीं है, इसको कैसे देखते हैं आप इन विभागों को और इसके हरियाणा के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग समझें तो? देखिए, एक बात तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी साहब या मोदी सरकार जो हमारे एलायंस से सरकार के, एनडीए के, उनके दबाव में नहीं आए। जो अहम मंत्रालय हैं वो बीजेपी ने अपने पास रखे, खासकर वित्त, गृह, रक्षा और फाइनेंस, ये जो 4 मिनिस्ट्री होती हैं, ये 4 सबसे अहम मिनिस्ट्री होती हैं। जो बाह्य और आंतरिक सुरक्षा होती है सब इसके जिम्मे होती है। रहा सवाल हरियाणा का, हरियाणा में सबसे अहम जो डिपार्टमेंट है उससे मनोहर लाल खट्टर जी को मिले हैं। बाकी दोनों मंत्रियों को जो डिपार्टमेंट मिले हैं वो इतने अहम मंत्रालय नहीं है कि जिनके ऊपर ऐसा लगे कि हरियाणा पर या हरियाणा के ऊपर या मतदाताओं के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। निश्चित तौर पे ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय, आवास मंत्रालय, ये दोनों ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें प्रधानमंत्री खुद भी बड़ी रुचि लेते रहे हैं। उनकी कोशिश होती है ऊर्जा के स्रोत, नई नई चीजें, या घर प्रदान करना, या शहरों का विकास, ये सारी इश्यू जैसे हैं जो प्रधानमंत्री के दिल के करीब भी हैं। क्योंकि मोदी और खट्टर साहब का जो इक्वेशन है वो बड़ा अच्छा इक्वेशन है, तो मुझे लगता है कि ये मंत्रालय उनको देकर उन्होंने फिर से ये बात साबित की है, प्रमाणित की है कि खट्टर साहब की अहमियत उनकी निगाहों में क्या है। इनका असर हरियाणा पर कितना आएगा ये देखने की बात होगी विधानसभा चुनाव में, विशेषकर इसलिए कि जो 9.5 साल का कार्यकाल रहा मनोहर लाल जी का, उस कार्यकाल में बहुत सी चीजें ऐसी रही कि जो उनकी उपलब्धि के तौर पर गिनी जा सकती हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी रहा कि जिनका परिणाम लोकसभा चुनाव में भुगता। विशेषकर जो कार्यकर्ता भाजपा का दूर हो गया था, उस कार्यकर्ता को दोबारा कैसे पार्टी अपने साथ जोड़ती है, ये बड़ी अहम और बड़ा सवाल है पार्टी के समक्ष। और इसके साथ ही नायब सैनी अपने आप को कितना पावरफुल और कितना सक्षम मुख्यमंत्री साबित कर पाते हैं। हालांकि पिछले 2 दिन की उनकी कार्य प्रणाली देखें तो लगता है कि धीरे धीरे मोमेंट में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 3 महीने का जो कार्यकाल हरियाणा में नायब सैनी जी का है, इस सरकार का है, वो भी अहम स्थान रखेगा। और कार्यकर्ताओं को कितना साथ जोड़ पाते हैं, आप संघ के कार्यकर्ताओं को, समस्याओं को कितना साथ जोड़ पाते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके साथ भाजपा को जूझना होगा। और मुझे ये भी लगता है कि जो इश्यूज हैं, खासकर जो स्थानीय मुद्दे हैं, जिन मुद्दों से लोकसभा चुनाव का प्रभावित हुआ जबकि नहीं होना चाहिए था, और ये ऐसे मुद्दे हैं कि जो सीधे से विधानसभा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो करप्शन का मुद्दा है। मेरा मानना व्यक्तिगत तौर पे यह है कि पर्ची खर्ची से मुक्ति जरूर मिली, लेकिन करप्शन जो है, हरियाणा में करप्शन की दर कहीं कम नहीं हुई, बल्कि दरें बढ़ी है। आप कोई भी जो पब्लिक डीलिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, आप चले जाइए, कोई भी काम बिना लिए दिए नहीं होता है, वो भी गारंटी है काम होगा। आपको ये तमाम चीजें देखनी होंगी। आप एक चीज और देखिए, अब इन चुनाव के दौरान ऐसा क्या हुआ कि आपकी बिजली की व्यवस्था ठप हो गई। तो इन सब मुद्दों पर मुझे लगता है कि इस सरकार को तुरंत ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही ध्यान ये भी देना पड़ेगा कि जो भीतर घात की या जो अंदर खाने जो पार्टी के लोगों ने काम नहीं किया, चाहे वो मोहन लाल बड़ौली का शिकायत रही हो, चाहे राजनीश शर्मा की शिकायत रही हो,
चाहे वो और जो इश्यूज आ रहे जी, हैं, इन जी। इश्यूज पर अगर ध्यान नहीं देगी भाजपा, तो भाजपा को विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने में दिक्कत आई। लेकिन अनिल आर्य जी, दो चीजें मैं यहाँ पे समझना चाह रहा हूँ। एक तो मोदी कैबिनेट में जो बात आपने स्टार्ट की वहीं से मैं लेता हूँ, क्योंकि वहां पर हर चीज बड़ा मैं देखता हूँ कि बड़ी बारीकी से विश्लेषण होता है। मोदी जी के पास लगता है पूरा एक बायोडाटा जाता है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में सीईओज काम करते हैं कुछ उस तरीके का, तो उनको टेम्परामेंट चाहिए। अगर मनोहर लाल जी को यह विभाग दिया जा रहा है तो इसके पीछे का कारण आपको क्या समझ में आया? और दूसरा, जब लोकसभा चुनावों से हम लोग ये कंपेयर कर रहे हैं तो सीट 10 से घट के 5 जरूर हुई हैं, लेकिन विधानसभा वाइज हम लोग देख रहे हैं तो 46 और 44 का आंकड़ा ये दिखता है। तो क्या बीजेपी, आपको लग रहा है जो समय मिलेगा उसमें इसको रिवाइव कर सकती है इस सिचुएशन में है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि बीजेपी की परफॉर्मेंस इस बात पे तय करेगी कि जो खामियां, जो समीक्षा इन्होंने की है, उस समीक्षा के सामने जो चीजें आई हैं उस पर कितना काम करती है। खासकर जो वर्कर है बीजेपी का, जो कार्यकर्ता है, उसमें उत्साह नहीं है। वो पहले भी उदासीन था, और इस 5 सीट हारने के बाद, मोदी का प्रभाव होने के बाद, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ने के बाद, क्योंकि स्थानीय मुद्दे उसको मार गए। खासकर 2.5 साल की परफॉर्मेंस सरकार की है, परफॉर्मेंस विपक्षी दल कुछ भी कहें या पक्ष वाले कुछ भी कहें, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रभावित की है। तो मुझे लगता है कि नायब सैनिक सरकार को, खुद नायब सैनिकों और संगठन के लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप जातीय समीकरणों की बात करें तो आप देखिए कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो जाट बहुल क्षेत्र है, वहां बीजेपी हारी है। आप 44 सीटों पर जिनकी बात कर रहे हैं, अगर एक एक सीट का विश्लेषण आप करेंगे, आप जातीय वोटों के हिसाब से देखेंगे, तो आप देखें कि वोट मिली किनकी है। उन वोटों को दोबारा अपने तक कैसे लेके आ पाएंगे, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती भाजपा को बनने वाली है। और जहां तक बजरंग दल जो कह रहे थे 46-44 की बात जो कर रहे थे, पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे 10 की 10 सीट जब भाजपा जीती थी, उसमें 79 सीट भाजपा ने जीती थी, और उन्होंने 75 पार का नारा दिया था। हुआ क्या कि 40 पे आके अटक गए, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन विधानसभा के जो लोकल मुद्दे हैं, वो इश्यूज निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे। और मुझे लगता है कि भाजपा के जो संगठन के जो लोग हैं, उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो कम्युनिटी उनसे दूर गई है, चाहे वो हरिजन वोट हो, चाहे जाट वोट हो, मोमडन वोट तो भाजपा को ना पहले मिली ना मिली, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो परंपरागत वोट थी वो भी आपके साथ छूट गई। और संघ का लोगों का सक्रिय ना होना, ये बड़ा नुकसान का कारण रहा है। तो मुझे लगता है कि जो संघ के लोग हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, जिस तरह पहले वो घर घर जाके अप्रोच करते थे लोगों को, तो मुझे लगता है अनिल जी, बीच में कुछ स्टेटमेंट भी इस तरह के आए नेताओं के, जो मुझे लगता है कि शायद जेपी नड्डा की स्टेटमेंट आई थी। जेपी नड्डा की स्टेटमेंट थी कि मैं भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है, संघ एक वैचारिक संगठन है, तब जरूरत थी जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो भाजपा के। अब अनिल जी, आप इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ हम लोगों के माध्यम से भी ये बात जरूर बीजेपी तक पहुंच रही होगी। अब बीजेपी इसको लेती कैसे है, इसको रिवाइव कैसे करती है, इस पर एक चीज और देखिए आप। जी जी, पिछले चुनाव में स्वामी रामदेव, चाहे श्री श्री रविशंकर, वो जो धार्मिक गुरु थे जिनका बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र है, वो लोग बहुत सक्रिय थे। इन चुनाव में कहीं भी कोई सक्रियता उन लोगों को दिखाई नहीं दी। तो उसका नुकसान क्या हुआ कि ना तो वोट परसेंटेज बढ़ा बल्कि घट गया। और जो मोबाइल करते थे वोटर को, जो घर घर जाके अप्रोच करते थे, एक उत्साह जगता था, एक आशा जगती थी, वो भी गई है। तो मुझे लगता है कि भाजपा के रणनीतिकारों को इन मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा वोट बैंक, आप सिर्फ सिरसा वाले के भरोसे रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। बाकी जो लोग थे उनको भी जोड़ना पड़ेगा। अभी तक तो क्या हुआ है, एक स्वामी ज्ञानानंद जी और स्वामी धर्मदेव जी, इन दो के बूते सब चीज घूमते रहे, लेकिन इनसे आगे बढ़ना पड़ेगा। वो तो आपके हैं ही, जो आपसे बिछुड़ रहे हैं, जब बिछड़ गए। नहीं, कई पॉइंट महत्वपूर्ण आपने कहे अनिल जी। मुझे लगता है कि अब बीजेपी इसको कैसे देखती है, इसका हम लोग थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। मलकानिया जी, ये दोनों ही चीजें आपको कैसे दिख रही है? एक तो विभागों के साथ जोड़ देना कि भाई आवंटन हो गया, अच्छे विभाग मिल गए। दूसरा ये है कि भाई अब स्टेट के चुनाव में जाएंगे तो भी हरियाणा के लोकल मुद्दे काम करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि एक तो जो समय अब बचा हुआ है उसमें राहें इतनी आसान नहीं होने वाली है दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि बड़ा नेक टू नेक मुकाबला सा दिख रहा है? मलकानिया जी, देखो, ये तो बड़ा क्लियर है कि पहले ही भाजपा को पता था कि सत्ता विरोधी लहर है, इसलिए मनोहर लाल जी को हटाया गया। परंतु हटाने के बाद आपने काम क्या किया? संगठन जो था वो आपका कमजोर रहा। और जैसे अनिल जी कह रहे थे कि लोगों को घर घर जाकर नहीं निकाला गया, उनको बूथ तक नहीं ले जाया गया, ना यहाँ तक कि वोटों की पर्चियां नहीं डाली गई। और पहले ये देखा गया कि पहले लोग देखते किसके घर पे कौन सा झंडा लग रहा। अगर हम भाजपा के हैं और कांग्रेस का झंडा है तो हमारा कोई जानने वाला हो कहता है यार आपके ऊपर तो झंडा कांग्रेस का लगा है।
इस बार तो झंडे नजर ही नहीं आए कि झंडे या कार्यकर्ता घर घर जाकर बुलवाए, क्योंकि ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। उनको लगता था कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, और जो एमपी हैं उनकी कार्य प्रणाली इतनी अच्छी नहीं रही। उनको यही था कि मोदी के नाम पर हम जीत जाएंगे, और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये भाजपा को ले डूबा। अब जो नायब सैनी जी है, इनके लिए 3 महीने परीक्षा की घड़ी है। अब उनके सोचा समझा जा रहा था कि वो मनोहर लाल जी के दबाव के नीचे काम करेंगे या उनके सहयोग से जाएंगे। अब वो केंद्र में चले गए हैं, उनके अब सैनी साहब के पास फ्री हैंड है और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। उनके मंत्री भी स्टेटमेंट दे रहे हैं और 50,000 नौकरी देने की बात कर रहे हैं, प्लाट देने की बात कर रहे हैं। सब मंत्री लगे हैं, परंतु ये कंटिन्यू रहेगी 3 महीने तक। क्या कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ेगा? क्या आप घर से निकालेंगे? ये जो जेपी नड्डा जी की स्टेटमेंट है कि भाजपा इतनी सक्षम है कि संघ के बिना चुनाव लड़ जाती है, तो इससे भी थोड़ा हतोत्साहित हुए संघ कार्यकर्ता। तो विधानसभा में चुनावी मुद्दे लागू होते हैं और लोकसभा में लागू होते हैं। लोकसभा का चुनाव आपने मोदी के नाम पे लड़ा, अब आप राज्य का चुनाव जो है वो किसके नाम पर लड़ रहे हैं? क्या कांग्रेस को टक्कर देने के काबिल हैं? कांग्रेस के पास इसमें जो है हुड्डा जी हैं, वो नेता उभर कर आए हैं, उन्होंने दूसरे नहीं मलकानिया साहब गेन जरूर किया है, लेकिन मैं फिर भी वही बात कह रहा हूं ना। देखिए दोनों ही पार्टियों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर दोनों को बड़ा फोकस करने की जरूरत है। नेहरा साहब, जो बातें यहां पर कही गई खासतौर से मलकानिया जी ने या अनिल आर्य जी ने, कैसे इसको भारतीय जनता पार्टी देख रही? सिर्फ मंत्रालय का आवंटन कर देने से, चूंकि समय अब बहुत ज्यादा नहीं है आप लोगों के पास में विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं, उन काम के दम पर जनता के बीच में हम विधानसभा चुनाव के अंदर भी जाएंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे, जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील करेंगे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जब रहे मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से सरकारी नौकरी देने का हरियाणा प्रदेश के अंदर काबिलियत और योग्यता से जो एक सिस्टम बनाया, 9.5 साल में लगभग आयुष जी 1.5 लाख सरकारी नौकरी ईमानदारी, योग्यता और काबिलियत के आधार पर हमारी सरकार ने देने का काम किया। जिस तरह से किसान के हित में हमने काम किया, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर के 14 फसल किसान की एमएसपी पे खरीदने का जो एक क्रम हमारी सरकार ने बनाया, और किसान सब तो को नेहरा जी आप लेकर के गए ना इस बार लोकसभा के चुनाव में, लेकिन ये कहां काम किया? ना तो आपकी 14 फसलों की एमएसपी काम करती हुई इस तरह से देखी, ना ही आप जो ये कह रहे हैं कि आपने लोगों को सही तरीके से नौकरी दी। अगर ऐसा होता तो 10 की 10 आप दोबारा से गेन कर लेते। लोकसभा चुनाव में मोदी का चेहरा भी आपके साथ था, फिर आपको सीएम भी अपना चेंज करना पड़ा, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये काम कर रहा होता तो फिर आपको इन सारी चीजों की आवश्यकता ही नहीं थी। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी में आप सब जानते हैं बदलाव होते रहते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से एक भ्रम फैलाया, एक झूठ फैलाया लोगों के बीच में, आज उसका परिणाम इनको जवाब देते नहीं बनता। जिस तरह से लाख रुपए खटाखट इन्होंने लोगों के अकाउंट में डालने की बात की थी, आज पूरे देश भर के अंदर मीडिया दिखा रहा है। इनके कांग्रेस दफ्तरों के बाहर लोग लाख रुपए लेने के लिए महिलाएं लाइनों में खड़ी हुई हैं। जिस तरह से संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के माननीय अमित शाह जी का झूठा वीडियो इन्होंने प्रचारित किया, तो जनता के अंदर जिस तरह से एक भ्रम फैलाया, जिस तरह से झूठ फैलाया, और सबसे बड़ा ये कांग्रेस पार्टी घोटालेबाज पार्टी है। बिना घोटाले के इसको कुछ हजम होता ही नहीं है। इन्होंने वोट घोटाला भी कर डाला। देखिए जमीन से लेके आसमान तक पहले घोटाले अपनी सरकार में किए भाई, थे। इसका तो अब काउंटर इन्होंने आपको वोट करना घोटाला भी पड़ेगा ना किया है। भाई। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर मान लिया ये आप ये कह रहे हैं कि ये भ्रम फैला रही थी, गलत नैरेटिव सेट कर रही थी, तो आप लोग क्या कर रहे थे भाई? उसको सही तरीके से बताते। आप जब किसान की बात कहते हैं तब भी आप ये कहते थे कि आप किसानों के हित में बिल लेकर के आए, आखिर आपको वापस लेना पड़ा। आप कह रहे थे कि वो कांग्रेस ने नैरेटिव फैलाया। भाई आप लोग उसको काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये तो आपकी कमी है। आयुष जी, जो देखिए झूठ बहुत तेजी से फैलता है, भ्रम फैलाने का जो इन्होंने काम किया, आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डल चुकी हैं। जो इनके 99 एमपी जीत के आए हैं, उनको अयोग्य घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं डली हैं कि इन्होंने जिस तरह से वोट का घोटाला किया है, पैसे का लालच देकर के, 1 लाख रुपए का लालच देकर के जो वोट घोटाला किया, उसके बाद भी आप देखिए, मुझे देश भर के अंदर आयुष जी कांग्रेस पार्टी का ये तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। 545 सीटों में से जो पार्टी 99 सीट लेकर के
खुश हो रही है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी इस देश के अंदर हास्यास्पद घटना कभी हो नहीं सकती। एक पार्टी जो सरकार बनाने की स्थिति में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो गेन तो पार्टी किया है लगातार ना। तीसरी बार देश के अंदर अगर सबसे 50 से वो खराब 99 प्रदर्शन पर आ करती है, गए तो ये तो और गेन है उसके ना। बाद में वो पार्टी खुश होती है, बहुत बड़ी लेकिन बात है। आप डिक्लाइन पर गए, बात तो ये है कि आप डिक्लाइन पर गए, वो गेन पर हैं, तो इसलिए उनका तो खुश होना लाजमी। ठीक है, मैंडेट तक वो नहीं पहुंचे ना, तो आप पहुंचे, एनडीए ने सरकार बनाई। गर्ग साहब जवाब दीजिए इस बात का। देखिए आयुष जी, मेरे साथी कह रहे हैं कांग्रेस, मैं यही बताना चाहता हूं, इन्होंने क्या किसानों के लिए काम किया? क्या काम किया? किसानों के तो आंसू गैस के घोड़े दाबे, दुड़ा दुड़ा कर पिटा, झूठे मुकदमे बनाकर आज भी किसान के बेटे जेलों में पड़े हैं। 750 किसान शहीद हो गए। सबसे ज्यादा देश में कोई विरोध कर रहा है तो किसान का बेटा कर रहा है। कौन कर रहा है? देश का जवान कर रहा है। हालात आपने देखा कैसे हालात देश के अंदर उन्होंने पैदा कर दिए, और बात करते हैं भाई हमने ये कर दिया, झूठ की बात करते हैं। झूठ और जुमले की सरकार अगर देश में कोई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलना और जुमले फेंकना इनका काम है। इनके हर कुत्ते जुमले होते हैं, गुमराह करने वाले हैं। एक जुमला नहीं, 2 करोड़ लोग नहीं देंगे तो गर्ग साहब भाई, अभी आप लोग तो गए थे ना, आप भी तो लोकसभा चुनाव में गए थे, आपको जनता ने मैंडेट तो नहीं दिया। आप तो सारा इंडिया गठबंधन मिलकर भी उतनी सीट नहीं ला पाए जितना अकेले भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। तो ना तो आपकी जुमले वाली बात यहाँ पर जनता ने समझी, ना आपके जो 15 जो आप कहते थे कि इतने पैसे दे देंगे, ना उस जनता ने उस पर मोहर लगाई, ना तो नौकरी वाली बात पर जनता ने मोहर लगाई। ये ठीक है कि आप गेन आप कर रहे हैं, लेकिन जनता उस तरीके से कन्विंस नहीं हुई आपकी बात से। अगर इतना ही बुरा चला रहे थे ये, नहीं तो आप सत्ता में होते आज। देखिए आयुष जी, मोदी जी का चेहरा देख लिया, जो भगवान राम को बेचने के अंदर लगे हुए थे, आज अयोध्या में क्या हाल है। दूसरी बात, अब की बार 400 पार कहां से पूरा जो ने सरकार बनाने का अभी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। ये कहते थे इंडिया सब दल मिल रहे हैं, अरे हम तो 26 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए तो 34 दल। मोदी जी कहते थे मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, कहाँ गई मोदी की गारंटी? ये मोदी गारंटी का नाम नहीं आता। अब एनडीए सरकार का भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है आज, और आज उनका ही मंत्रिमंडल है, और आज उन्हीं के मंत्री लेकर के आज विभाग पे बंटवारे भी हो गए। मैं ये कह रहा हूँ गर्ग साहब, नहीं देखिए बात आप जो बात कह रहे हैं वो बात मुझे भी पता जनता, मैं तो ये कह रहा हूँ आपकी बात में गर्ग साहब, अगर गर्ग साहब आप ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने कुछ भी डिलीवर नहीं किया, जनता को सिर्फ परेशान किया, तो मैं ये कहता हूं कि उस परेशान जनता ने आपको क्यों नहीं दे दिया भाई 272? आपको 99 पर क्यों अटका दिया, या आपके पूरे अलायंस को सिर्फ 234 पर ला करके क्यों छोड़ दिया? 234 ये भी हमारी बहुत बड़ी जीत है। कितनी बड़ी शक्ति के साथ हम लड़ रहे थे। अब 400 बताइए, ग्रेस मार्क से भी पास नहीं हो रहे, आप करें आपकी जीत। मैं जवाब दे दूं आयुष जी? हम बड़े अच्छे रहे हैं, जिस प्रकार आर्य साहब ने सही कहा। आयुष जी मैं जवाब दे दूं? लोकसभा चुनाव के अंदर 2019 के अंदर ये कहते 79 सीट लेकर आए थे, और विधानसभा में 40 के ऊपर तक के नारा दिया था। अब की बार 75 पर 40 से टक गए, और ये जो गेम खेलने जा रहे हैं, हरियाणा की जनता को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा गजब है भाई, आप कुछ करेंगे तो वो कहेंगे गुमराह कर रहे हैं, और आप वो करेंगे तो आप उनको बोल देंगे गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो कहता हूँ जनता बहुत समझदार है गर्ग साहब, जनता बहुत समझदार है। 10 सीटें जिताई थी, 10 सीटें 19 में जितवा दी थी, लेकिन 75 पार नहीं होने दिया, लेकिन इस बार 5-5 पे आके अटका दिया। तो अब देखते हैं जनता के जहन में क्या है इस बार, इसलिए कुछ ध्यान तो नहीं कर सकते। ठीक है, आयुष जी क्या रहेगा? आयुष जी जवाब आप देख लेना। नहीं बिल्कुल सही बात है गर्ग साहब, अब तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा ना, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, लेकिन दावे जो आप कर रहे हैं वही नेहरा साहब भी कर रहे हैं, इसलिए मैं तो जनता पर छोड़ता हूँ, मैं तो जनता पर छोड़ता हूँ, मैं तो जनता पर छोड़ता हूँ। ठीक है गर्ग साहब, अभी जनता के बीच में जाकर के फिर से बताइए, लेकिन इस बार फुल मैंडेट आना,
मैंडेट पूरा आना आपके चाहिए, फिर ये मत कहिएगा कि हमारी आपका- नैतिक जीत है, पूरा आना चाहिए आपके मैंडेट। ठीक है अनिल जी, आपकी आशीर्वाद के साथ हम जीतेंगे। आपके आशीर्वाद से, आपके नहीं नहीं, अरे मेरा आशीर्वाद, मैं बहुत बहुत साधारण सा आदमी हूं। मेरा नहीं, हाँ, जनता का आशीर्वाद आपको मिले, जनता का आशीर्वाद आपको भी मिले, नेहरा साहब को मिले, सबको मिले, सब मेहनत कर रहे हैं अपनी। ठीक है, मैं अनिल जी का रुख कर रहा हूं। ठीक है गर्ग साहब, अभी मैं इंतजार करता हूं, अभी तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अनिल जी, एक बात जो बार बार कही जा रही थी और हम लोग देख रहे थे, जिस दिन चुनाव परिणाम आया उसके बाद से ये हुआ कि भाई अब ये सरकार उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी वाली सरकार नहीं, अब आपको गठबंधन की सरकार चलानी है। क्या कैबिनेट को देख करके, कैबिनेट में मंत्रियों के बंटवारों को देख करके, मोदी की आपको बॉडी लैंग्वेज देख करके, क्या आपको कहीं से भी ये लग रहा है कि इस तरह का कोई फ्रिक्शन है, या इंतजार करें भी हम लोग इस चीज का? अनिल जी देखिए आयुष जी, जब भी गठबंधन की सरकारें होती हैं तो कुछ ना कुछ मजबूरियां जरूर होती हैं, लेकिन ये जो सरकार गठित हुई है, जो मंत्रियों को विभाग दिए गए हैं, आप अगर विभागों को ध्यान से देखें तो जो जो जितने अहम मंत्रालय हैं वो वहीं वहीं भाजपा के पास है। मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व ने अपने सहयोगी दलों को क्लियर कर दिया है कि हम इन विभागों को अपने पास रखेंगे, हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन जो मोमेंटम चला रहा है काम का उन काम को कहीं दखल ना हो, कोई रुकावट ना हो। इसलिए आप देखिए रिपीट किया है, आपके जो मंत्रालय पहले जिनके पास थे वो मंत्रालय उन्हीं के पास है। चाहे वो शिक्षा विभाग अगर धर्मेंद्र प्रधान के पास था तो अभी उन्हीं के पास है। अगर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो रेलवे मंत्री नितिन गडकरी जी, जो ऐसे मंत्रालय जो परफॉर्म कर रहे थे या जो परफॉर्म करेंगे, जिनसे देश की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वो तमाम मंत्रालय भाजपा के पास है। भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को जो मंत्रालय दिए हैं, आप देखिए मंत्रालयों की अहमियत देखिए कितनी है। मुझे लगता है कि जब रेलवे का उम्मीद कर रहे थे कि रेलवे शायद बिहार को दे दिया जाए, नहीं दिया, तो जितने अहम मंत्रालय, बड़े मंत्रालय हैं, वो भाजपा ने अपने पास रखे हैं। भाजपा ये मैसेज कन्वे करने में सफल रही है कि हम 240 पर हैं, भले ही 272 नहीं आए हो, और ये 240 आए हैं। जो एनडीओ के बाकी दल जो सीट लेके आए हैं, वो उनका कमाल तो है क्षेत्र दल होने के नाते, लेकिन ये मोदी का कमाल भी है जो जीत गए हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा दबाव में रहेगी, लेकिन कंफर्ट जोन में है। वो दबाव इतना बड़ा दबाव नहीं है कि भाजपा उससे उसको हैंडल ना कर पाए। आप आने वाले दिनों में देखना अभी क्या इशू आ रहा है। अब जो प्रफुल्ल पटेल की जो पार्टी है, उन्होंने शामिल नहीं हुए, तो कैबिनेट मंत्री जी था, पहले कैबिनेट मंत्री रहे। शिंदे के यहाँ से बयान आ चुका है, शिवसेना शिंदे गुट का, तो वो कुछ नहीं है। तो ये तो जोड़ तोड़ चलता रहेगा। एक परिवार जब मिलजुल के परिवार बनाए तो वो दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि भाजपा इसको खींच ले जाएगी। क्यों? जो इंडी गठबंधन है वहां तो है ही नहीं, वहां सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, उसके बाद 99 सीट है, उनके पास कंपल्शन, उनकी मजबूरियां भाजपा के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती। तो वो जो गलत सही जो भी चीजें होती उनको मजबूर छुपना पड़ता, उतनी मजबूर भाजपा नहीं है। और दूसरा, भाजपा का टेम्परामेंट भी नहीं है कि इतना चुप के सरकार चलाए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो बार बार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, तो बंगाल चुनाव में किया गया था, भाजपा 3 से 75 पर पहुंची थी, तब भी एक नैरेटिव सेट हो गया कि भाजपा हार गई, भाजपा हार गई। अरे भाजपा कहाँ हार गई थी बंगाल में, जबकि ममता बनर्जी खुद हार गई थी। ये 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 पार में अगर वो 300 पे खड़े हैं, 294 पे खड़े हैं, आप भी 295 की बात कर रहे थे, 295 में से आप 234 पे रह गए। तो बात दोनों तरफ बराबर है, ना उनकी बात हुई 295 पर, ना इनकी बात हुई। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को एक सबक सीखना पड़ेगा कि जो चीजें उन्होंने छूटी हैं, जो गलतियां उनसे हुई हैं, जिसकी वजह से सीट घटी है, जहां प्रदर्शन बेहतर की उम्मीद थी वो नहीं हुआ, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे यूपी सबसे बड़ा डंट लगा है, और जहां ये लेके आए वहां क्या फैक्टर रहे। तो यही चीज हरियाणा के चुनाव जो आ रहे हैं अभी, उस पर देखना पड़ेगा, और बाकी स्टेट्स के चुनाव जो आने वाले हैं उन पर भी फोकस करना पड़ेगा। दिल्ली में आप 7 लोकसभा सीट जीत गए हैं, लेकिन विधानसभा में क्या होगा ये समझना पड़ेगा। पिछली बार भी 7 लोकसभा सीट आपके पास थी, लेकिन 67 आम आदमी पार्टी ले गई। तो उन मुद्दों पर जो लोकल मुद्दे हैं उन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको चुनाव में फाइट करना है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो पीछे बात आ रही थी कि 9.5 साल के बाद खट्टर साहब को हटा तो गया कि चलो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो चीज थी वो कुछ नेगेटिविटी कम होगी, लेकिन हुआ क्या, वो हटे तो जरूर, लेकिन वो मैसेज डाउन द लाइन नहीं गया। ना तो सेक्रेटरीट में कोई बदलाव हुआ, ना सीएम की टीम में कोई बदलाव ढंग से हो पाया। इवन कुरुक्षेत्र में जो शिलान्यास हुआ, वहां पूर्व मुख्यमंत्री का शिलापट पर लिख के मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई कि सुपर मुख्यमंत्री कौन है। मुझे लगता है कि अगर नायक को नायक बनना है तो उनको सुपर से ऊपर होना पड़ेगा, और साथ ही इनको प्रदेश अध्यक्ष
क्योंकि मनोहर लाल जी पंजाबी हैं, इंद्रजीत राव साहब हैं, वो गुजर हैं। जो अहिरवाल की 14-15 सीट है, आप भिवानी को उठा के देखिए, भिवानी में 4 जो अहिर बहुल सीट है, 5 से कांग्रेस का कैंडिडेट आ रहा है, जबकि खुद अहिर था। लेकिन वहीं कोसली से, जहाँ पिछला 75,000 वोट से दीपेंद्र उड़ा रहा था, कोसली में राव साहब का पूरा होल्ड है, लेकिन वहां बीजेपी को सिर्फ आप बहुत कम वोटों से मार्जिन मिला है। तो ये क्वेश्चन सारी करनी पड़ेंगी, और बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा अपना प्रदेश अध्यक्ष किसी जाट को बनाएगी, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु बने, चाहे कोई और बने। जब तक ये नहीं होगा, तब तक संतुलन जो बिल्कुल। और ठीक है अनिल जी, आपने जो बात कही, अब हम लोग इसका ही इंतजार करते हैं और देखते ये है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन क्या होते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना समय निकाला, आज इस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। हालांकि अब आपने देखा कि कैबिनेट की ओथ के बाद आज मंत्रालयों का जो बंटवारा है वो भी कर दिया गया है। मनोहर लाल समेत जो 2 और मंत्री हैं उनको भी उनके मंत्रालयों की जिम्मेदारी दे दी गई है। अब देखना यह है कि इसका जो असर है, इसका जो फायदा है, वो हरियाणा वासियों को किस प्रकार से मिलता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।